हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 9 के जो हमारे रिमेनिंग रूल्स रह गए थे, रूल 6 से ऑनवर्ड्स। सबसे पहले रूल 6 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, मतलब कि प्लेंटिफ आ जाता है, अपीयर हो जाता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। तो क्या कहते हैं? वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, देन क्या क्या हो सकता है? व्हेन समन्स ड्यूली सर्व्ड, मतलब कि पहले तो समन्स डिफेंडेंट को जा चुके हैं। इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन्स वाज ड्यूली सर्व्ड, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट शैल बी हर्ड एक्स पार्टे, मतलब कि कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कर सकती है। सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि जो डिफेंडेंट है उसको समन्स सर्व्ड हो गए हैं। इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन्स वाज सर्व्ड टू द डिफेंडेंट, देन द कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, देन द कोर्ट शैल डायरेक्ट, सॉरी द कोर्ट शैल मे डायरेक्ट, कोर्ट में, यहाँ पे टर्म में यूज़ की गई है। इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट अगर सपोज करो 10 जनवरी 2020 डेट रखी गई थी, इस तारीख को डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, या तो कोर्ट क्या कर सकती है? सीधा एक्स पार्टे, या कोर्ट एडजर्न कर सकती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में होता है कि डिफेंडेंट जब नहीं आता तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है और प्लेंटिफ को बोलती है कि आपके जो एविडेंसेस हैं उनको आप प्रूव करिए, और जो आपका कॉज ऑफ एक्शन इन एविडेंसेस के ऊपर, बेस के ऊपर प्रूव करिए। और कोर्ट देखती है कि उन एविडेंसेस के बेसिस पे प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर देगी, अगर नहीं हो रहा तो उसके अकॉर्डिंगली सूट डिसमिस कर देगी। सपोज करो कि 10 जनवरी को डिफेंडेंट एक्स पार्टे हो गया और कोर्ट ने एक्स पार्टे प्रोसीड करने के बाद 2 एविडेंसेस विटनेस के ले लिए। नाउ अगली डेट रख दी 15 जनवरी को 2020 को, तो वहाँ पे डिफेंडेंट अपीयर हो गया। तो यहाँ पे डिफेंडेंट अपना डिफेंस या क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, अनलेस एंड अनटिल उसकी एक्स पार्टी को सेटिसाइड ना कर दिया जाए। तो इन केस द डिफेंडेंट हैज़ बीन प्रोसीडेड एक्स पार्टी, देन द डिफेंडेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ दैट एक्स पार्टी ऑर्डर। उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। सपोज करो यहाँ पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, एक्स पार्टी हो गया, तो उसको सेटिसाइड कराने का ये 30 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड है। इन 30 डेज़ में कभी भी वो आकर के अपना एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की लगा सकता है, और कोर्ट को उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि जिस दिन कोर्ट ने उसको बुलाया था उस दिन वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं पेश हुआ। अगर उसके पास कोई सफिशेंट रीज़न है, देन द कोर्ट विल सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर and proceed by parte, and it will be deemed that the defendant was appeared on the date when the suit was called for hearing। डीम कर दिया जाएगा वो इसी दिन प्रेजेंट था। अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है, देन द कोर्ट विल डिसमिस हिज एप्लीकेशन एंड प्रोसीड द सूट एक्स पार्टे। सपोज करो उसने 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं लगाई, 50 डेज बाद लगाई, देन ही हैज़ टू फाइल 2 एप्लीकेशन, one under section 5 of limitation act and second to set aside the ex parte order। ये एप्लीकेशन सेटिंग असाइड की लगाएगा ऑर्डर 7 रूल 9 के अंडर, सॉरी ऑर्डर 9 रूल 7 के अंडर, उल्टा बोल गया मैं, ऑर्डर 7 रूल 9 के अंडर। तो पहले कोर्ट सेक्शन 5 की लिमिटेशन को देखेगी कि ये जो 20 दिन का डिले है, वेदर ही हैज़ अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द एप्लीकेशन विद इन दिस 20 डेज। तो अगर तो है तो वो अलाउ करके सेक्शन सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन पे कर लेगी हियरिंग कि इस दिन क्यों नहीं आया भाई साहब। तो अगर उसका भी सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट सेट असाइड कर देगी। अगर कोई भी एप्लीकेशन डिसमिस होती है, देन द कोर्ट विल प्रोसीड एक्स पार्टे। आगे क्या कहते हैं? व्हेन समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन्स वाज if it is not proved that a summons was duly served, the court shall direct a second summons to be issued and serve on the defendant। मतलब कि पहले प्रूव होगा कि
डिफेंडेंट को समन्स तो इशू हुए थे पर सर्व नहीं हुए, अब कोर्ट क्या करेगी, दोबारा नए समन्स इशू कर देगी। वेल summons served but not in due time. If it is proved that the summons was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in the summons, the court shall postpone the hearing of the suit to a future day to be fixed by the court and shall direct notice of such day to be given to the defendant. मतलब क्या है कि सम्मन सपोज करो कोर्ट ने इशू किए 1 जनवरी को और बोला कि आपने 31 जनवरी को अपीयर करना है, तो उसको 30 जनवरी शाम को 5 बजे सम्मन सर्व हुए डिफेंडेंट को, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू एंगेज अ लॉयर विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट इन दैट केस ही हैज़ टू अपीयर ऑन 31st ऑफ जनवरी। इतने शॉर्ट स्पैन में वो अपीयर नहीं हो सकता। देन द कोर्ट क्या करेगी, उसको दोबारा से समन इशू कर देगी, उसको दोबारा से टाइम दे देगी कि उसको नोटिस दे देगी कि अगले दिन कहीं भी आप अपीयर हो जाओ अगली डेट पे। आप नोटिस कीजिए, जो तो क्लॉज ए है, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट कि उसको समन सर्व हो गए हैं पर वो अपीयर नहीं हुआ। ये दो क्लॉजेज हैं जो बी एंड सी, इट इज़ नॉट द डिफ़ॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, इसी वजह से उसका टाइम एक्सटेंड किया गया है। सब अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केस ऑफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स अंडर क्लॉज ए, क्या कोर्ट एडजर्न भी कर सकती है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग ही ऑर्डर करेगी। हमने जैसे डिस्कस किया वहाँ पे वर्ड में यूज़ किया है, द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग और कैन प्रोसीड एक्स पार्टे। मतलब कि कोर्ट नॉर्मली वैसे हार्श नहीं होती कि पहले ही डेट पे आपको एक्स पार्टे प्रोसीड कर दे अगर डिफेंडेंट ना आए, तो क्योंकि कोर्ट को पता है कि अगर उसने आज की डेट में एक्स पार्टी सपोज करो यहाँ पे एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया और उसके बाद 30 दिन बाद 29वें दिन सपोज करो डिफेंडेंट आके सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा देता है और उसके पास सफिशिएंट कॉज होता है, देन द कोर्ट हैज़ टू प्रोसीड बैक टू द ट्रायल हेयर, जहाँ पे ट्रायल छोड़ा था एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से पहले वहीं पे वापस आना पड़ेगा। तो ये तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो कोर्ट पहली तारीख पे एक्स पार्टी प्रोसीड करने की बजाय नॉर्मली क्या करती है, 1 या 2 डेट डाल देती है, सो दैट कोर्ट को पता है कि कल को अगर डिफेंडेंट ने आके सफिशिएंट कॉज दिखा दिया देन दे हैव टू सेट असाइड दैट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। तो उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप 1 या 2 एडजर्नमेंट डिफेंडेंट को दे दो। अगर उसके बाद भी नहीं आता देन यू कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। बार नहीं है कि अगर पहली डेट पे कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करते कोई बार है या कोई इरेगुलरिटी है, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्शियसनेस और फॉर द सेक ऑफ जुडिशियल प्रूडेंस कोर्ट एक आधी एडजर्नमेंट कर ही देती है नॉर्मली प्रोसीजर में। आगे है, वेयर इट इज ओइंग टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट दैट समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड और वाज नॉट सर्व्ड इन सफिशिएंट टाइम द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू पे कॉस्ट ओकेजन बाय द पोस्टपोनमेंट। मतलब कि अगर जो सर्विस ऑफ समन्स का डिफ़ॉल्ट हुआ है, जो डिफेंडेंट पे सर्व नहीं हो पाए हैं और वो प्लेंटिफ की गलती की वजह से हुआ है किसी भी, देन द कोर्ट कैन इम्पोज द कॉस्ट अपॉन द प्लेंटिफ। आगे है सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो मैं आपको बता रहा था। प्रोसीजर वे डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन द डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। मतलब कि पिछली डेट पे नहीं आया और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होगी। Where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the court may direct as to costs or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। मतलब एक्स पार्टी हो गई, उसके बाद वो अपीयर हो जाता है, आके सफिशिएंट कॉस्ट देता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, या तो कॉस्ट लगा सकती है या अदरवाइज कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। मतलब कि सपोज करो कोर्ट बोल दे कि अब आप टाइम बाउंड है, आप 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में अपना एविडेंस क्लोज करेंगे। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट। तो आप इतनी देर में करेंगे, आप इतनी कोई टाइम बाउंड चीज़ भी कर सकती है या कोई कॉस्ट भी लगा सकती है। तो अगर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन लगनी है देन इट विल बी फाइल्ड अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 इफ द कोर्ट हैज प्रोसीडेड अ डिफेंडेंट एक्स पार्टी
and the defendant does not appear even after that order of ex parte, and ultimately the court passes a decree, that decree will be called an ex parte decree. And if after passing of the ex parte decree the defendant appears, then he has to file an application for setting aside of that ex parte decree. वो एप्लीकेशन लगेगी ऑर्डर 9 रूल 13 में। सपोज ये देखो यहाँ पे डिफेंडेंट नहीं आया, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स हुई हैं, पार्टे प्रोसीडिंग्स हैं ये चल रही हैं, यहाँ पे आके डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, ही हैज़ टू गेट दिस एक्स पार्टे प्रोसीडिंग सेट असाइडेड, तो ये एप्लीकेशन लगाएगा ऑर्डर 9 रूल 7 के अंडर। सपोज करो यहाँ पे अपीयर नहीं होता, कॉन्टिन्यू चलती रहती है, यहाँ पे डिक्री पास हो जाती है, दिस डिक्री विल बी कॉल्ड एक्स पार्टे डिक्री। और इस डिक्री को बाद अब अगर डिफेंडेंट को पता लगता है इस डिक्री को उसने सेट असाइड करवाना है क्योंकि इसमें तो उसको सुना ही नहीं गया, देन ही हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री अंडर ऑर्डर 9 रूल 13। उसकी एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 के अंडर लगेगी। पहले हम ऑर्डर 9 रूल 13 देख लेते हैं। Order 9 Rule 13 setting aside decree ex parte against defendant. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set aside it, means for to set aside the ex parte decree. And if he satisfies the court that summons was not duly served upon him, or that he was prevented by any sufficient cause for appearing when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost payment into court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit, provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant, only it may set aside against all or any other defendants also। मतलब क्या है कि एक्स पार्टी डिक्री पास होगी, सपोज करो यहाँ पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई और यहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री आ गई, तो इस डिक्री को बाद अब उसके पास एप्लीकेशन उसने लगाई सेटिंग असाइड की, तो सेटिंग असाइड में उसको बताना पड़ेगा या तो ये प्रूव करना पड़ेगा ही वॉज नॉट सर्व्ड अपॉन द समन्स, उसको इस डेट के बारे में समन्स ही नहीं सर्व हुए थे, उसको पता ही नहीं था, ठीक है, या कोई अदर सफिशिएंट कॉज की इस डेट को वो क्यों नहीं पेश हो सका, या वो बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसने गलत डेट नोट कर ली थी उसके बाद भी उसको पता नहीं लगा, कुछ भी सफिशिएंट क्रॉस अगर प्रूव कर देता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, देन द कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टे डिक्री, और वो रिवर्ट बैक कर देगी किस स्टेज पे जहाँ से एक्स पार्टे प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, चाहे वो साल लग गया हो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में, तो रिवर्ट बैक उसी स्टेज पे चला जाएगा जहाँ पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी उससे पहले वाली स्टेज पे तो वहाँ से सूट बाय पार्टे प्रोसीड कर जाएगा अगर एक्स पार्टे डिक्री सेट असाइड हो जाती है। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकती है, या तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकती है या कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है। सपोज करो 3 साल एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में लग गए और उसके बाद अब 2 साल बाद उसने एप्लीकेशन लगाई है सेटिंग असाइड की कि मेरे को अभी नॉलेज हुई है जी 10 दिन पहले कि मेरे अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री हो गई है, तो कोर्ट उसमें देखेगी 5 साल तो पहले निकल गए, आप इसको अगर टाइम बाउंड ना किया तो शायद ये और डिले कर दे, तो इस वजह से वो डिफेंडेंट को बोल सकती है कि आपके पास अपने एविडेंस देने के लिए पूरे 2 महीने ही हैं, तो इस कंडीशन के ऊपर मैं डिक्री को सेट असाइड करूँगी, अगर आपको मंजूर है तो बता दो। तो वो कोर्ट के अपना डिफेंडेंट के ऊपर कोर्ट कोई भी एक कंडीशन लगा सकती है। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है कि इन केस अगर सपोज करो डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है और डिक्री एक्स पार्टे दोनों के अगेंस्ट पास हो गई और उनमें से एक डिफेंडेंट ने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगाई है, दूसरे ने नहीं लगाई, बट द केस इज़ ऑफ सच अ नेचर कि अकेले जिस डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगाई है उसके अगेंस्ट हम सेट असाइड अकेला नहीं कर सकते, हमें दूसरे के अगेंस्ट भी करनी पड़ेगी, देन द कोर्ट विल सेट असाइड दैट एक्स पार्टे डिक्री अगेंस्ट बोथ द डिफेंडेंट्स, प्रोवाइडेड आगे क्या है सेकंड, प्रोवाइडेड फर्दर that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons if it is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim।
मतलब कि वे बोलते हैं कि डिफेंडेंट ये ग्राउंड नहीं ले सकता कि इरेगुलरिटी है सर्विस में। अगर उसके पास कोई टेक्निकल इरेगुलरिटी है, उस ग्राउंड पे सेटिंग असाइड नहीं होगी। कोर्ट ये देखेगी कि अगर इरेगुलरिटी है, बट इरेगुलरिटी के बावजूद भी इसके पास, इसको नॉलेज थी डेट ऑफ हियरिंग की, और इसके पास सफिशिएंट टाइम था अपीयर होने का, सिर्फ और सिर्फ इरेगुलरिटी की वजह से ये अपीयर नहीं हुआ, देन द कोर्ट शैल नॉट सेट असाइड दैट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। कोर्ट विल नॉट गोइंग टू सेट असाइड दैट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इरेगुलरिटी के बेसिस पे। सो अब आगे है कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हुई, यहाँ पे एक्स पार्टे डिक्री हो गई, तो डिफेंडेंट के पास क्या क्या राइट्स है। डिफेंडेंट या तो सेटिंग असाइड लगा सकता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, या इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 96 क्लॉज 2 ऑफ CPC, मीन्स एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। अब एक्सप्लेनेशन इसी के ऊपर है, दोनों के ऊपर। Explanation states where there has been an appeal against a ex parte decree under this rule and the appeal has not been disposed of any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside that ex parte। तो सपोज करो ये ex parte डिक्री है, तो डिफेंडेंट के पास क्या क्या राइट है, 96(2) अपील और सेटिंग असाइड। पहला तो वो बोलते हैं कि सपोज करो कि डिफेंडेंट ने अपील फाइल करती 96 क्लॉज 2 में, एंड द अपील इज पेंडिंग, इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड, देन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 फॉर सेटिंग असाइड। अपील पेंडिंग है, या उसने अपील फाइल की और उसको टेक्निकल ग्राउंड पे विड्रॉ कर लिया या विड्रॉ कर लिया डिसाइड होने से पहले, देन ऑल्सो ही कैन फाइल फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिक्री। अगर अपील डिसाइड हो गई ऑन मेरिट्स, देन ही कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिक्री। तो इसमें अगर अपील को विड्रॉ कर लेता है, देन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एक्स पार्टे डिक्री, सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री। अगर अपील मेरिट्स पे डिसाइड हो जाती है तो वो नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर 9 रूल 13 कैन बी फाइल्ड। आगे क्या है, अगर एक बार एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 13 की डिसाइड होगी, सपोज करो डिसमिस होगी, कैन सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन बी फाइल्ड? नो, सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा में सारी चीज़ें वो उसके एलिमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे। अगर ये मेरिट्स पे डिसाइड हुई है और डिसमिस हुई है, देन द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। ये था हमारा ऑर्डर 9 रूल 13। आगे ऊपर आते हैं ऑर्डर 9 रूल 8 के ऊपर। वेयर द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिव डज नॉट अपीयर, डिफेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिव नहीं अपीयर होता है, व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड unless the defendant admits the claim or part thereof, in which the case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where part only of the claims has been admitted shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder। मतलब कि डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया, तो उस केस में कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। डिसमिस करते हुए कोर्ट देखेगी कि अगर तो डिफेंडेंट ने क्लेम को एडमिट कर लिया या कुछ क्लेम एडमिट कर लिया, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली डिक्री पास कर देगी। अगर तो पूरा क्लेम एडमिट कर लिया तो डिक्री पास कर देगी, सूट डिसमिस नहीं करेगी। अगर आधा क्लेम एडमिट किया है तो आधे क्लेम के अगेंस्ट सूट डिक्री हो जाएगा और आधे क्लेम के अगेंस्ट सूट डिसमिस कर देगी। आगे है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, हियर्स दे आर पुटिंग द बार अपॉन द प्लेंटिफ where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, they are specifically stating कि under rule 8 के अंदर जो सूट डिसमिस हुआ है, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action, but he may apply for an order to set aside the dismissal order, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his known appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to the cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceedings with the suit. No order shall be made under this rule unless notice to the applicant has been served
ऑन द अपोजिट पार्टी। मतलब कि अगर ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर चाहे पार्टली सूट डिसमिस हुआ है चाहे फुली डिसमिस हुआ है और उसी कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट सूट प्लेंटिफ के लिए बार है, प्लेंटिफ क्या कर सकता है, फॉर सेटिंग साइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर, मतलब कि फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द सूट। इसको हम बोलते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट। डिसमिसल इन डिफॉल्ट में वो सूट को रिस्टोर बैक करवा सकता है बाय गेटिंग द डिसमिसल ऑर्डर सेट असाइडेड। तो इस केस में कोर्ट को उसको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा। कोर्ट सफिशिएंट कॉज प्रूफ होने के ऊपर या तो कॉस्ट लगा सकती है या कोई भी अदरवाइज ऑर्डर पास कर सकती है। सपोज टाइम बाउंड कर सकती है प्लेंटिफ को कि आप इतनी देर में अपने एविडेंस कंप्लीट करेंगे और कि अपना एविडेंस क्लोज करेंगे। तो कोई भी कंडीशन कोर्ट रेलेवेंट कंडीशन जो लगा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रूव करना पड़ेगा जिस दिन वो एब्सेंट था उसके पास उस दिन उसकी एब्सेंस का सफिशिएंट कॉज था। और अगर प्लेंटिफ अपना एप्लीकेशन लगाता है फॉर सेटिंग असाइड द डिसमिसल ऑर्डर देन द कोर्ट शैल सर्व द नोटिस अपॉन द डिफेंडेंट। उसमें एप्लीकेशन में रिस्पोंडेंट हो जाएगा ना डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट को वो नोटिस करेगी। विदाउट हियरिंग द डिफेंडेंट द कोर्ट शैल नॉट सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर। आगे प्रोसीजर इन केस नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर सेवरल प्लेंटिफ्स वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपीयर्स एंड द अदर डू नॉट अपीयर द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग permit the suit to be proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared or make such order as it thinks fit। मतलब कि सपोज करो एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, उनमें से एक प्लेंटिफ आ गया या एक से ज़्यादा आ गए और कुछ नहीं आए, उस केस में कोर्ट जो प्लेंटिफ या प्लेंटिफ्स प्रेजेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे कोर्ट सूट को प्रोसीड कर सकती है या कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब कि कोर्ट को लगता है कि 4 प्लेंटिफ है, 3 आ गए, एक नहीं आया, तो एक के अगेंस्ट एक्स पार्टी कर देना चाहिए, 3 के अगेंस्ट हमें मुझे प्रोसीड करना चाहिए। तो कोर्ट चौथे को एक्स पार्टी कर देगी, 3 के साथ नॉर्मली प्रोसीड कर देगी। या कोर्ट क्या कर सकती है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दूज 3 प्लेंटिव्स कैन प्रोसीड द सूट एज द 4th प्लेंटिफ इज ऑल्सो प्रेजेंट। आगे है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, कि पर्सन इन पर्सन के लिए कॉल किया था वो नहीं आई। वेयर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यहाँ पे दोनों है, वेयर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन डज नॉट अपीयर इन पर्सन और शो सफिशिएंट कॉज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपीयर ही शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल प्रोविजन ऑफ द फोरगोइंग रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट रिस्पेक्टिवली हु डू नॉट अपीयर। मतलब कि वो उनको बुलाया इन पर्सन के लिए नहीं आए तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्लेंटिफ है सूट डिसमिस कर सकती है, डिफेंडेंट एक्स पार्टी कर सकती है। अगर उनके पास सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट उनको कोई और डेट दे सकती है, कॉस्ट इम्पोज कर सकती है, कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। 13 हो गया, आगे रूल है 14, नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। मतलब कि जो ऑर्डर 9 रूल 13 में सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन लगेगी, उस एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री तब तक नहीं होगी जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस ना दिया जाए और उसको सुना ना जाए। मतलब कि सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन में भी उसको सुनने की ज़रूरत है, डिसमिसल एंड डिफॉल्ट में भी सुनने की ज़रूरत है, और सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री को भी सेट असाइड करवाने की तरफ दूसरी पार्टी को सुनने की ज़रूरत है। इस केस में नॉर्मली दूसरी पार्टी जो होगी वो ऑब्वियसली प्लेंटिफ ही होगा सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री में। तो इसके साथ हमारा ऑर्डर 9 कंप्लीट होता है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, ऑर्डर 9 है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इसमें कई बार 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी लाइन टू लाइन को रीड करें, अच्छी तरह से रिमाइंड रखें कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। कि अगर मोर देन 1 प्लेंटिफ अपीयर होता है तो कोर्ट, जैसे हमने ऊपर रूल किया ये वाला ऑर्डर 9 रूल 10 है, अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ अपीयर हो जाते हैं और कुछ नहीं अपीयर होते तो कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट प्लेंटिफ की रिक्वेस्ट पे सूट को प्रोसीड कर सकती है या अदरवाइज ऑर्डर पास कर सकती है। वर्बैटम आपको ये ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो ऑर्डर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से बेयर लैंग्वेज को रीड कीजिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीड कीजिए
और मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसमें भी रीड कीजिए। आपको सेटिंग के साइड के लिए सिर्फ सफिशिएंट कॉज के ऊपर भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। आपको एक पूरी की पूरी वो प्रपोजिशन दे देंगे जिसमें वो सफिशिएंट कॉज के बारे में बता देंगे कि जैसे वो बीमार हो गया, इतने दिन बीमार रहा, बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके घर में डेथ होगी, तो वेदर जो उसकी डिले है वो सफिशिएंट कॉज में फॉल करती है, नॉन अपीयरेंस के नहीं करती। तो उसके ऊपर भी आपको डिसाइड करने के लिए बोल सकते हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ हमारा ऑर्डर 9 ख़त्म होता है। वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियो के ड्यूरेशन में बेयर लैंग्वेज रीड करने में प्रॉब्लम आए वीडियो के ऊपर, तो साथ में आप अपना फिजिकल बेयर एक्ट खोल लें। मैं एज इट इज़ ही रीड कर रहा हूँ, तो आप अपने बेयर एक्ट से भी रीड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से थोड़ी बहुत मार्क कर लेंगे वर्ड्स के साथ, पेंसिल के साथ। तो आपको कल को जब दोबारा बेयर एक्ट अपना रीड करेंगे तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। आप अपने फिजिकल बेयर एक्ट में भी साथ साथ मार्क कर सकते हैं जो जो मैं चीज़ें मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू।